फिस्कल डेफिसिट की जहाँ तक बात है, जो भी आंकड़े थे, सरकार जो भी प्रोजेक्ट कर रही थी उसके करीब करीब है, 5.1 की भी बात है। और सरकार कहीं फिजूल खर्ची करने वाली नहीं है, ये तो उनकी नीतियाँ स्पष्ट हैं, उसमें दिखाई देता है। लोक लुभावन की जहाँ तक बात है, देखिए इस सरकार ने जब लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले जो चुनाव अंतरिम बजट था उसमें भी लोक लुभावन जब नहीं किया इन्होंने, तो अभी कोई लोक लुभावन करेंगे तो इसकी आशा करना हमें व्यर्थ, मतलब हमें आशा नहीं करना चाहिए। लोक लुभावन का मतलब अगर हम इनकम टैक्स की दरें कम करना या उसमें कोई छूट पाना समझ रहे हैं तो ठीक है, वो आशा हम कर सकते हैं थोड़ी देर तक। अभी जो भी होना होगा, अगर होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें अब टैक्स के, अब बजट के दायरे से बाहर हैं, जैसे जीएसटी जैसे चीज़ों का जो सस्ता महंगा, कुछ चीज़ें इंडिकेशन मिलती हैं हमें, लेकिन ज़्यादातर अब चीज़ों का दाम घटना बढ़ना ये सब जीएसटी। चंद्रप्रकाश जी, वो सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि उस समय फुल कॉन्फिडेंस के साथ सरकार फुल नंबर्स के साथ वापसी की बात कर रही थी। इस बार जब वो नहीं हुआ है तो क्या उसका भी बजट पर असर पड़ता है? थोड़ा सा इनको एक सकारात्मक संदेश तो देना ही होगा। सरकार कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वो कोई डंडा लेके खड़ी हुई है। उनको एक सकारात्मक संदेश जनता को, एक देश को देना होगा, क्योंकि अभी एक नकारात्मकता इस देश में अभी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से है, वो दिखाई देता है। चूंकि ये राजनीतिक दल है, वो जरूर करेंगे। किसानों का मुद्दा बहुत जेन्युइन है, जो बेरोजगारी का विषय है वो है, महंगाई का विषय भी, महंगाई विशेष रूप से फूड इन्फ्लेशन, वो एक चिंता की बात है। सरकार को उन तीनों विषयों को देखना होगा। नहीं, नकारात्मकता क्यों दिखाई देती है? देखिए, नकारात्मकता का मतलब ये है कि चुनाव जो ओबियसली जो जितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी सीटें आई नहीं। और अभी अब आगे एक चीज, हरियाणा महाराष्ट्र जैसा महत्वपूर्ण चुनाव है, झारखंड का चुनाव। तो आपको नहीं लगता इसके लिए स्टेट पर ज्यादा फोकस करेंगे? जैसे महाराष्ट्र में अभी लाडला योजना शुरू हो रही है और हरियाणा में उस राज्य पे जहां चुनाव है वहां फोकस करेंगे। मास्टर स्वराज, मेरा सवाल आपसे है कि किसानों के लिए अगर आप देखिए कि तो सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो वो रूरल सेक्टर के लिए खर्च हो रहा है, चाहे आपका आयुष्मान भारत से जुड़ी बात हो या फिर आपका किसान निधि की बात हो या फिर आप बात करिए जो फ्री राशन मिल रहा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा उस पर खर्च हो रहा है। किसान अब क्या उम्मीद कर रहा है सरकार से? एक तो आपने रूरल एरिया की बात करी, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमने एक मांग की थी घरों की घरौनी बनाने के लिए गाँव में। वो घरौनी का स्वामित्व योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया, हमने उसका धन्यवाद प्रस्ताव पास करते हैं भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से। लेकिन जैसे आज हम नोएडा में बैठे हैं, ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण है, इनके अंदर जो गाँव आ रहे हैं इनको महानगर घोषित कर दिया और इन गांवों में घरौनी नहीं बन रही है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं गांवों की है। किराए पे अगर मकान दे दे, उसका अपने ग्राम समाज के एरिया में पुराना मकान बना हुआ है, किराया देना बंद कर दे तो कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो महानगरों के अंदर गांव हैं उनमें भी घरौनी बनाया, घरौनी नहीं बना सकते तो इसी के समकक्ष मकानों की मकानी बनाई जाए, ऐसा कानून लाएं ताकि उनको भी एक सरकारी दस्तावेज हाथ में आ जाए जो काफ़ी पुराने 50-700 साल पुराने उनके मकान हैं। दूसरा, जो आपने आयुष्मान की बात की, आयुष्मान कार्ड अच्छी योजना है, हम सरकार के लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड में सुधार करना होगा। एक तो जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है जिस परिवार की, उन सब परिवारों को बच्चे से लेके बूढ़े तक का आयुष्मान कार्ड बनाना होगा। सभी प्राइवेट अस्पतालों को उसमें लाना होगा, सारी बीमारियों को उसमें लाना होगा और ओपीडी को भी उसमें लाना होगा। जो ओपीडी हम दिखाते हैं इस बजट, इसके साथ साथ रेल बजट, रेल पर भी सबकी नजर रहती है कि आखिर रेलवे में क्या सुधार हो रहा है। लोगों की शिकायतें भी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं देश का रेल बजट 63,000 करोड़ का ये रेल बजट है और इसका बड़ा हिस्सा सैलरीज और पेंशन में भी जाता है। और हर वित्त वर्ष के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, वित्तीय वर्ष 23-24 में 2.4 हजार करोड़ रुपए और 24-25 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है रेल बजट का। रेल बजट में जिस तरह से इजाफा हुआ, क्योंकि रेलवे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें सरकार की प्राथमिकताओं में थी, इसलिए बजट में इजाफा किया गया। जिस तरह से रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं तेजी के साथ, नई ट्रेन लॉन्च हो रही है सुचारुता, अभी पीछे कुछ रेल हादसे भी हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है सरकार का जो कंसर्न है वो रेलवे की सेफ्टी भी है। बिल्कुल। और रेल बजट के साथ साथ सरकार रक्षा बजट पर कितना खर्च कर रही है, रक्षा बजट को लेकर 6.21 लाख करोड़ का अनुमानित खर्चा इस बार 24-25 में नजर आता है, यानी 23-24 से वो बढ़ा है 5.94 लाख करोड़ रुपए साल 23-24 के बजट में रक्षा पर खर्चा किया गया, यानी डिफेंस बजट पर। और ये
22-23 में 5.25 लाख करोड़ था। अब देखिए रक्षा बजट में आप देखेंगे तो 21-22 की तुलना में 22-23 में रक्षा बजट का खर्चा कम किया गया, उसके बाद उसे फिर बढ़ाया गया और इस बार कहा जा रहा है 6 लाख करोड़ से के करीब रक्षा बजट पर खर्चा ये सरकार कर सकती है। तो रक्षा बजट यानी डिफेंस एक सेक्टर एक ऐसा है जिस पर अभी थोड़ी देर पहले चंद्रप्रकाश जी चर्चा भी हो रही थी, प्रेम कुमार जी, कि उस पर वो ऐसा एक खर्चा है जो हम चाहते नहीं है कि उन हथियारों का या फिर जो खर्च किया जा रहा है उस पर उनका इस्तेमाल हो, लेकिन वो उस अनुपात से बढ़ता जरूर जाता है और इस बार भी आपको लग रहा है वो बढ़ेगा। प्रेम कुमार जी, देखिए, रक्षा बजट तो निश्चित रूप से अपनी ज़रूरत बता रहा है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए और एक स्ट्रेस है सरकार के पास पुरानी पेंशन को लेकर के। अग्निवीर जैसी योजना भी लाए जाने के पीछे यही अनुमान जताया जा रहा है कि एक स्ट्रेस झेल रही है, लेकिन इसका रास्ता कैसे निकाला जाए ये बजट में सबको देखने की बात होगी कि रक्षा बजट में कैसे इसका रास्ता निकाला जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, इन्फ्लेशन से पूरा देश परेशान है, उसमें भी खास करके फूड इन्फ्लेशन से। फूड इन्फ्लेशन 9 के स्तर से ऊपर चला गया है। कोर इन्फ्लेशन 3.1% है और हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं वो 5.1% है। तो ये फूड इन्फ्लेशन ही महंगाई की जड़ में है और देखा, अर्थशास्त्री सलाह दे रहे हैं सरकार को कि महंगाई की दर देखते समय फूड इन्फ्लेशन को हटा करके हम कोर इन्फ्लेशन डेवलप करें। ये तो आत्मघाती होगा। आप आईना देखना ही नहीं चाहते क्या? फूड इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? इसमें किसानों के साथ में जो नीतियां हैं, किसान नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पादक को फ़ायदा नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा हो जाता है, कालाबाजारी जमाखोरी करने वालों को फ़ायदा हो जाता है। प्रेम कुमार जी, उसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है ना। फूड इन्फ्लेशन आप सिर्फ भारत का देख रहे हैं, आप दुनिया भर के देशों का भी फूड इन्फ्लेशन देखिए। हम बार बार कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक बढ़ने का दर है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बल दे रहा है और ऐसे में आप भारत को इन आइसोलेशन अगर देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सी त्रुटियां हो सकती हैं उस आइसोलेशन में देखने से। बढ़ोतरी की दर पर थोड़ा सा बोलूं अगर आप इसमें आवारा पशुओं का तो नुकसान नहीं है फसलों में। हमारे देश में आवारा पशु 40% फसल को खा जाते हैं, चाहे जंगली सुअर हैं, चाहे छुट्टे सांड हैं, चाहे घड़रोज हैं, कितना नुकसान करते हैं। इसके ऊपर कभी सरकार ने कहा कि 40% फसल आवारा पशु नष्ट कर रहे हैं? इसके लिए किसी एएसएफ का गठन किया एग्रीकल्चर? आपको अगर कहा जाए कि आप एग्रीकल्चरल बजट के आप जरा लेखा जोखा प्रेजेंट कर लीजिए मास्टर जी, तो आप सबसे पहले किस चीज पर फंड अलॉट करेंगे? मैं सबसे पहले आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले और फसलों की सुरक्षा हो, क्योंकि किसान रातों रात फसल की सुरक्षा करता है और कई बार जान से भी हाथ धो बैठता है। और 40% फसल जंगली सुअर, घड़रोज, छुट्टे सांड, 40% कोई भी फसल हो, दलहन की फसल को तो होना ही बंद कर दिया घड़रोजों ने। आज हमारे यहाँ दलहन के किसान बिल्कुल रो रहे हैं, वो घड़रोज रातों रात खा जाते हैं पूरी फलियों को। तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। जितना पैसा हम आयात पे खर्च करते हैं दलहन पर, तिलहन पर, उतना पैसा देश में खर्च करें ना। देश में दलहन हो जाएगा, देश में तिलहन हो जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स बनानी पड़ेगी। अच्छा, जो ये बात कह रहे हैं चंद्रप्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इंपोर्ट पे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर खाद्य सुरक्षा पर खर्च करें। आप उससे एग्री करते हैं? देखिए, खाद्य सुरक्षा का विषय तो बहुत बड़ा विषय है। ये कोई सिर्फ एक घड़रोज और गाय खाने और जानवर खाने जैसा, ये निश्चित रूप से एक स्थानीय समस्या है, इससे इनकार नहीं किया। ये जो कह रहे हैं ये उसके पीड़ित हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ये खाद्य सुरक्षा एक बहुत लंबा विषय है जिसमें हम देख चुके हैं कि एफसीआई के गोदामों में हमारे हजारों टन अनाज सड़ जाता था, नष्ट हो जाता था। आज अगर उस चीज़ को सरकार ने, और रेलवे प्लेटफॉर्मों पे पड़ा हुआ सड़ता था, आज वो लोगों के पेट तक, भूखे हुए लोगों के पेट तक पहुंचा रही है सरकार। लेकिन इनका विषय, इसको मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, ये जगह, ये चीज़ बहुत वैलिड है कि जहाँ पर सरकार को जो भारत में दलहन हो रही है या जो भी फसल उपजाई जा रही है, अगर उसको किसी रूप में क्षति हो रही है, चाहे वो मौसम की खराबी से क्षति हो रही है या फिर आवारा पशुओं के कारण कुछ हो रहा है, तो उसका एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए किसान की। इसमें मांग में कोई गलती नहीं है। एक और बहुत बड़ी चीज सुचारिता, इस बार जो नतीजे आए मोदी 3.0 में, सबसे ज्यादा शोर अगर विरोधियों ने और विपक्षी पार्टियों ने किया है तो वो इस बात का किया है कि नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर सरकार को नुकसान हुआ है। मेरा सवाल सर आपसे,